नमस्कार। द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने बाबर के साथ मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी थी। बुनियाद तो रख दी थी, लेकिन उसे बनाए रखना एक बिल्कुल अलग कहानी है। बिल्कुल। तो सवाल यही है कि बाबर के बाद हुआ क्या। ये कहानी सिर्फ तख्त पर एक के बाद दूसरे के बैठने की नहीं है। ये तो एक जबरदस्त पावर स्ट्रगल की कहानी है, जिसमें हार है, एक लंबा 15 साल का निर्वासन है, और फिर एक बहुत ही ड्रामेटिक वापसी भी है। हाँ। तो आज की हमारी पड़ताल के दो मुख्य किरदार हैं। एक तरफ हैं बाबर के बेटे हुमायूं, जिन्हें सल्तनत विरासत में मिली, और दूसरी तरफ है एक अफगान सरदार शेर शाह सूरी, जिसने अपनी सल्तनत, आप कह सकती हैं, जमीन से खुद खड़ी की। आज हम इन्हीं दोनों की टक्कर और उनकी लेगेसी को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये कहानी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं है, ये दो अलग अलग विजन्स की टक्कर है। अच्छा। हाँ, एक तरफ हुमायूं हैं, जिन्हें एक बना बनाया साम्राज्य मिला, लेकिन उसे संभालना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और दूसरी तरफ शेरशाह हैं, जो ये साबित कर रहे थे कि काबिलियत और वो एडमिनिस्ट्रेशन के दम पर शून्य से भी एक मजबूत हुकूमत खड़ी की जा सकती है। और कमाल की बात तो यह है कि इस पूरी कहानी में अनजाने में शेरशाह अपने सबसे बड़े दुश्मन यानी मुगलों के लिए ही एक मजबूत साम्राज्य का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। एग्जैक्टली। ये तो बहुत दिलचस्प पॉइंट है कि दुश्मन ने ही जीत का रास्ता तैयार कर दिया। चलिए इसी विचार के साथ कहानी शुरू करते हैं। साल 1530, बाबर की मौत हो चुकी है और हुमायूं तख्त पर हैं। लेकिन उनकी शुरुआत ही कांटों भरी थी। गद्दी फूलों की सेज नहीं थी। बिल्कुल, और सबसे बड़ा कांटा तो घर में ही था। उनके अपने भाई कामरान, हिंदाल और अस्करी। हाँ, इन दस्तावेजों से साफ है कि भाइयों में एकता बिल्कुल नहीं थी, सबकी अपनी अपनी एम्बिशंस थीं। और घर के बाहर अफगान सरदार मौके की तलाश में थे। वो बाबर से मिली हार भूले नहीं थे। और इन सब चुनौतियों में सबसे बड़ी थी एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर, जो शायद हुमायूं की नहीं बल्कि उस दौर की विरासत थी। क्या था वो? उनके भाई कामरान का कब्जा था अफगानिस्तान और पंजाब पर। ओहो। अब जरा सोचिए, ये वो इलाके हैं जो हिंदुस्तान के मिलिट्री गेटवे माने जाते थे। सारी भर्तियां, घोड़ों की सप्लाई सब वहीं से होता था। राइट। तो हुमायूं नाम के तो बादशाह थे, और साम्राज्य का दिल यानी दिल्ली आगरा उनके पास था, पर हाथ पैर यानी स्ट्रेटेजिक बॉर्डरलैंड्स वो उनके भाई के कंट्रोल में थे। ये एक ऐसी कमजोरी थी जिसका फायदा उठाने के लिए एक मास्टरमाइंड पहले से ही तैयार बैठा था। और वो मास्टरमाइंड था शेर शाह सूरी। बिल्कुल। यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। हुमायूं और शेर शाह के बीच दो लड़ाइयां हुईं, जिन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। पहली 1539 में चौसा की लड़ाई, और दूसरी 1540 में कन्नौज की लड़ाई। अ कंप्लीट एंड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, मतलब पूरी तरह से हार जाना। चौसा में तो हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूदना पड़ा। और कन्नौज की लड़ाई के बाद उसके पास भागने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। ये कोई छोटी मोटी हार नहीं थी, ये एक बादशाह का अपनी सल्तनत से बेदखल हो जाना था। तख्त, राजधानी, सेना सब कुछ खत्म हो गया। और उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे भागकर ईरान के सफाविद राजवंश के पास शरण लेनी पड़ी। सोचिए, एक मुगल बादशाह जो हिंदुस्तान पर राज करता था, अब एक शरणार्थी था। ये 15 साल का एग्जाइल, ये निर्वासन उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर रहा होगा। यकीनन। मुझे एक बात बड़ी फैसिनेट करती है। इसी मुश्किल दौर में जब हुमायूं दर दर भटक रहे थे, उनकी बहन गुलबदन बेगम उनकी जीवनी लिख रही थी, हुमायूं नामा। हाँ, ये बहुत जरूरी डिटेल है। एक बादशाह की कहानी उसकी बहन की नज़र से, ये हमें लड़ाइयों और तारीखों से परे उस इंसान की मेंटल स्टेट के बारे में क्या बताता है? हुमायूं नामा हमें बताती है कि ये दौर सिर्फ राजनीतिक संघर्ष का नहीं था, बल्कि एक गहरे पर्सनल क्राइसिस का भी था। हुमायूं को अपने भाइयों से धोखा मिला, उसके वफादार सरदारों ने उसका साथ छोड़ दिया, उसे ईरान के शाह से मदद मांगने के लिए अपने मजहबी विश्वासों पर भी समझौता करना पड़ा। अच्छा, गुलबदन बेगम लिखती हैं कि कैसे वो अक्सर सितारों को देखकर अपनी किस्मत का हाल जानने की कोशिश करते थे। ये एक टूटे हुए लेकिन उम्मीद न छोड़ने वाले इंसान की कहानी है। तो ये 15 साल सिर्फ इंतजार नहीं थे? नहीं, ये कैरेक्टर बिल्डिंग का दौर था। तो एक तरफ हुमायूं निर्वासन में अपनी वापसी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन वो कौन था जिसने हिंदुस्तान के शहंशाह को इस हाल में पहुंचा दिया था? इस शेरशाह सूरी आखिर आया कहां से था? इसकी बैक स्टोरी क्या है? शेरशाह की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी है, एक क्लासिक रैग्स टू रिचेस एग्जाम्पल। अच्छा। उसका असली नाम था फरीद खान, और वो बिहार के सासाराम के एक मामूली जागीरदार हसन खान का बेटा था। सोर्सेज बताते हैं
कि इब्राहिम लोधी ने उसके पिता की जागीर उसे ट्रांसफर की थी। मतलब उसने बहुत नीचे से शुरुआत की। एक जागीरदार का बेटा। हाँ, उसने अपनी मेहनत, मिलिट्री जीनियस और कूटनीति के दम पर धीरे धीरे बिहार के अफगानों को एकजुट किया। और उसने अपना नाम भी खुद ही कमाया। कहते हैं कि उसने एक शेर को अकेले मार दिया था, जिसके बाद उसे शेर खान का खिताब मिला। बिल्कुल। और फिर 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराने के बाद उसने बाकायदा शेर शाह की उपाधि धारण की। और 1540 में कन्नौज की जीत के बाद तो उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और सूरी साम्राज्य की नींव रखी। एक जागीरदार का बेटा अब हिंदुस्तान का बादशाह था। इफ वी करेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये दिखाता है कि बाबर ने सल्तनत जीत तो ली थी, लेकिन मुगलों की जड़ें अभी मजबूत नहीं हुई थीं। सही। हुमायूं की अंदरूनी लड़ाइयों और शायद थोड़ी लापरवाही ने शेरशाह जैसे एक काबिल और एम्बिशियस अफगान लीडर को वो मौका दे दिया जिसकी उसे तलाश थी। उसने लोकल पावर्स को एकजुट करके ये दिखा दिया कि दिल्ली पर बाहर से आई हुई ताकत को चुनौती दी जा सकती है। हाँ। तो मतलब अब हिंदुस्तान पर एक नए वंश, सूरी वंश का राज था। हाँ, सूरी वंश का। और शेरशाह का शासनकाल वो तो बहुत छोटा था, है ना, सिर्फ 5 साल का। बिल्कुल, 1540 से 1545 तक। बस 5 साल। लेकिन उन 5 सालों में आप देखिए उसने वो काम कर दिखाए जिनका असर आज तक है। आज तक है, 21वीं सदी में भी महसूस होता है। और यहीं से मुझे लगता है वो ब्लूप्रिंट वाली बात शुरू होती है जो आपने कही। बिल्कुल। चलिए उसके कुछ बड़े सुधारों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले मुद्रा यानी करेंसी। उसने चांदी का एक सिक्का चलाया जिसे रुपया कहा गया, और तांबे का दाम। साथ ही पूरे साम्राज्य में वजन और माप के स्टैंडर्ड तय कर दिए। और ये कोई मामूली सुधार नहीं था। ये रुपया आज भी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका समेत कई देशों की करेंसी का आधार है। सच में। हाँ, सोचिए, लगभग 500 साल पुरानी इकोनॉमिक लेगेसी उसने एक बिखरी हुई इकोनॉमी को एक स्टैंडर्ड करेंसी देकर एक साथ जोड़ दिया। ये ट्रेड और कॉमर्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी कदम था। एक मजबूत साम्राज्य के लिए मजबूत, भरोसेमंद करेंसी पहली शर्त होती है, और शेरशाह ने वही काम किया। दूसरा बड़ा काम था इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, उसने पुरानी शाही सड़क को फिर से बनवाया और उसे चिटागोंग से पेशावर तक पहुंचा दिया, जिसे आज हम ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड कहते हैं। वही जीटी रोड। और सिर्फ सड़क ही नहीं बनवाई, उस पर हर कुछ किलोमीटर पर यात्रियों और व्यापारियों के लिए सराय बनवाए। और ये सराय सिर्फ होटल नहीं थे। नहीं, ये ट्रेड, कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस नेटवर्क के हब थे। यहाँ यात्रियों को सुरक्षा मिलती थी, घोड़ों को आराम मिलता था, और सरकारी डाक के लिए। बिल्कुल, डाक के लिए घोड़े बदलने का इंतजाम भी था। इससे सेना का मूवमेंट तेज हो गया, खबरें तेजी से राजधानी पहुंचने लगीं और व्यापार सुरक्षित हो गया। कमाल है। एक अकेली सड़क ने पूरे उत्तरी भारत को एक इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर में बदल दिया था। ये वो हाईवे था जिस पर बाद में मुगल सल्तनत की गाड़ी दौड़ने वाली थी। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी सुधार था उसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व प्रणाली। ये उस जमाने के हिसाब से बहुत एडवांस था। बिल्कुल, उसने सबसे पहले पूरे साम्राज्य की जमीन को नपवाया, जिसे जब्त सिस्टम कहते हैं। जब्त। हाँ, फिर जमीन की फर्टिलिटी के हिसाब से उसकी एवरेज प्रोड्यूस निकाली जाती और उसका 1/3 हिस्सा टैक्स के रूप में तय कर दिया जाता। ठीक है। और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि उसने जमींदारों को हटा दिया। अब सरकार सीधे किसानों से टैक्स वसूलती थी। एक मिनट, ये सुनने में तो बहुत रेवोल्यूशनरी लगता है, पर क्या इसे लागू करना उतना ही आसान था? मतलब फार्मर्स से डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज था। हाँ, बिना लोकल जमींदार के। और इसीलिए उसने एक और शानदार काम किया। हर किसान को 2 दस्तावेज दिए गए, पट्टा और कबूलियत। पट्टा और कबूलियत। पट्टा एक टाइटल डीड की तरह था जिसमें लिखा होता था कि किसान के पास कितनी जमीन है। अच्छा। और कबूलियत एक एग्रीमेंट था जिसमें किसान ये कबूल करता था कि वो तय किया हुआ टैक्स देगा। तो इससे किसान और राज्य के बीच एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बन गया। एग्जैक्टली, राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों क्लियर हो गए। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसे बाद में अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने और रिफाइन किया, लेकिन इसकी नींव शेरशाह ने ही रखी थी। उसने मुगलों को एक रेडीमेड एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल दे दिया था। एक तरह से, हाँ। तो एक तरफ शेरशाह एक मजबूत मॉडर्न साम्राज्य की नींव रख रहा था और दूसरी तरफ हुमायूं ईरान में अपनी वापसी के दिन गिन रहा था। लेकिन शेरशाह की कहानी का अंत बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से होता है। हाँ, बहुत ही नाटकीय ढंग से। साल
1545 में कालिंजर के किले पर घेरा डाले हुए बारूद के एक ढेर में हुए धमाके में उसकी मौत हो गई। एक ऐसा शासक जिसने अपनी पूरी जिंदगी जंग के मैदान में गुजारी, उसकी मौत भी वहीं हुई। उसे बिहार के सासाराम में दफनाया गया, जहां आज भी उसका शानदार मकबरा है। हाँ, और सोर्स ये भी बताता है कि दिल्ली का जो पुराना किला हम आज देखते हैं, उसे भी उसी ने बनवाया था। और शेर शाह की मौत ने हुमायूं के लिए वो दरवाजा खोल दिया जो 10 साल से बंद था। बिल्कुल। सोर्सेज में एक छोटा सा नोट है कि 1545 से 1555 के बीच यानी 10 साल शेर शाह के उत्तराधिकारियों ने शासन किया। लेकिन उनमें से कोई भी शेर शाह जैसा काबिल नहीं था। उनमें आपस में ही सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो गई। जो मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन शेरशाह ने बनाया था, वो उसे संभाल नहीं पाए, और इसी कमजोरी ने हुमायूं को वापसी का सुनहरा मौका दे दिया। तो ये हुमायूं की किस्मत से ज्यादा सूरी साम्राज्य की अंदरूनी फूट थी। हाँ, इसी ने मुगलों की वापसी तय की। और हुमायूं ने इस मौके को जाने नहीं दिया। ईरान के शाह की मदद से उसने पहले काबुल और कंधार पर कब्जा करके अपना बेस मजबूत किया, और फिर 1555 में उसने दिल्ली पर हमला करके अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस हासिल कर लिया। 15 साल के लंबे इंतजार के बाद मुगल एक बार फिर हिंदुस्तान के तख्त पर थे। हाँ, वापसी के बाद हुमायूं ने दिल्ली के पुराना किला के अंदर दीन पनाह मतलब धर्म की शरण नाम की एक इमारत को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। शायद वो अब शांति से अपने साम्राज्य को फिर से खड़ा करना चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बिल्कुल। हुमायूं की जिंदगी जितनी उथल पुथल भरी थी, उसका अंत उतना ही साधारण और विडंबनापूर्ण था। कैसे? साम्राज्य वापस पाने के सिर्फ 1 साल बाद 1556 में वो दीन पनाह में मौजूद अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मर गया। सीढ़ियों से गिरकर? हाँ, और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि वो लाइब्रेरी जिस इमारत में थी, यानी शेर मंडल, उसे शेर शाह के शासनकाल में ही बनवाया गया था। कमाल है। मतलब जिस दुश्मन ने उसे 15 साल तक भटकाया, आखिर में उसी के बनाए हुए एक स्ट्रक्चर में उसकी मौत हुई। इतिहास में इससे बड़ी विडंबना शायद ही कोई होगी। जिस इंसान ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, निर्वासन झेला और एक हारी हुई बाजी को पलट दिया, उसकी मौत एक मामूली हादसे में हो गई। तो आज हमने 2 बादशाहों की कहानी देखी। एक हुमायूं, जिसे साम्राज्य विरासत में मिला, उसने उसे खोया और फिर अपनी लगन से वापस पाया। और दूसरा शेर शाह, जिसने अपनी काबिलियत से एक साम्राज्य खड़ा किया और सिर्फ 5 साल में हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ल बदल दी। बिल्कुल। और शेर शाह की लेगेसी को संक्षेप में समझना हो तो यही है कि वो एक अफगान था जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसका बनाया रुपया, उसकी बनाई जीटी रोड और उसका लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये वो मजबूत खंभे थे जिन पर अकबर ने मुगल साम्राज्य की शानदार इमारत खड़ी की। शेरशाह ने अनजाने में अपने दुश्मन के लिए ही जमीन तैयार कर दी थी। और अगर हुमायूं की विरासत की बात करें तो लड़ाइयों और निर्वासन के अलावा उसकी खूबसूरत निशानी आज भी दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा। हाँ, उसकी मौत के बाद उसकी बेगम हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, जो मुगल वास्तुकला का एक ऐसा शाहकार है जिसे ताजमहल का पूर्वज भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर 1545 में कालिंजर में उस धमाके में शेर शाह की मौत ना हुई होती और उसे 10-15 साल और मिल जाते, तो क्या हिंदुस्तान का इतिहास वैसा ही होता जैसा हम आज जानते हैं? क्या सूरी साम्राज्य इतना मजबूत हो जाता कि मुगल कभी वापस आ ही नहीं पाते? सोचने वाली बात है।